नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आखिरकार कांग्रेस ने हिमाचल का मुख्यमंत्री चुन लिया, लेकिन बड़ी फजीहत कराने के बाद, बहुत हंगामा होने के बाद आज ही के दिन दो राज्यों के मुख्यमंत्री चुने गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। गुजरात का चुनाव बीजेपी जीती, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीती। गुजरात में बीजेपी के 156 विधायक एक साथ बैठे, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं हुआ। सबने मिलकर बड़ी आसानी से भूपेंद्र पटेल के हाथ में कमान सौंप दी। शिमला में कांग्रेस के सिर्फ 40 विधायक हैं। 40 विधायकों वाली पार्टी 48 घंटों तक हंगामा करती रही। शिमला का तापमान बढ़ गया। छत्तीसगढ़ के सीएम को रायपुर छोड़कर शिमला में बैठना पड़ा। तब जाकर रानी प्रतिभा सिंह मानी और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर फैसला हो पाया। फर्क समझ गए आप? यह फर्क है नरेंद्र मोदी की पार्टी का और राहुल गांधी की पार्टी का। यह फर्क है लीडरशिप का, मोदी की लीडरशिप और बाकी विरोधियों की लीडरशिप का। पिछले 40 घंटों से कांग्रेस की हेडलाइन बनी झगड़े वाली, हिमाचल में तकरार वाली। और पिछले 40 घंटों में नरेंद्र मोदी पर क्या हेडलाइन बनी? मोदी के बारे में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सोशल मीडिया पर क्या क्या कहा गया? मोदी की पावर कितनी बढ़ी? एक जीत से नरेंद्र मोदी के विरोधी कितने भयभीत हो गए हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अमेरिका में मोदी छाए हैं, पाकिस्तान को मोदी ही भाए हैं, फ्रांस भी मोदीमय है, ब्रिटेन में भी मोदी फैक्टर ही ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर मोदी के टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। गौर से पढ़ लीजिए, 2022 में ट्विटर पर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही नंबर 1 है। मोदी ने किस किस को पछाड़ा है, पूरी लिस्ट, एक एक नाम की डिटेल आपको आगे देंगे। अब की बार गुजरात में मोदी की आंधी आई। आधे से ज्यादा गुजरातियों ने मोदी के नाम पर ही मुहर लगाई। इसकी भी इनसाइड रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, सब बताएंगे। पाकिस्तान में शहबाज नहीं, मोदी के ही चर्चे हैं। डॉन न्यूज के फ्रंट पेज पर मोदी विरोधियों के लिए सदमे हैं। पाकिस्तानी भी इस वक्त हक्के बक्के हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा यानी कि लीडर इंडिया का, जो इस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है। मोदी की जो है अपने मुल्क के लिए अपने लॉयल्टी रखता है। जी सेल्फिश है, अपने लॉयल्टी रखता है, वो इसलिए आ गया है। मोदी का प्लान था, उनका एक ड्रीम था कि मैं अपने, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे ना गुजरात में। सोशल मीडिया पे जब देखती हूँ मैं कहती हूँ सच में ये लीडर है। मोदी को ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो चले हैं, वो उसकी तीसरी हुकूमत चलने को है। क्या उनके मेन तरक्की का रीजन ये नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंट हुकूमत है उनकी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वोट गेटर मोदी ही हैं। गुजरात में मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी जबरदस्त जीत है। अल जजीरा पर यही खबर है। मोदी ने इतिहास रच दिया, अमेरिकी मीडिया भी गदगद है। जापान टाइम्स तो एक स्टेप आगे जाकर कह रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो अनस्टॉपेबल है। गुजरात का किला फतेह करने के बाद मोदी की इंटरनेशनल रैंकिंग भी आ गई। 22 वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में मोदी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जो टॉप पर हैं। 77% की अप्रूवल रेटिंग, नोट कर लीजिए 77%। नवंबर के महीने में जब गुजरात चुनाव का ऐलान हुआ तो मोदी 76% पर थे, मगर 156 सीटें जीतने के बाद मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ा और वो 77% पर आ गए। इतना ही नहीं, 76% हिंदुस्तानियों को यह लगता है कि मोदी की लीडरशिप में इंडिया राइट ट्रैक पर चल रहा है। मोदी को लेकर दुनिया की सोच और अप्रोच वर्ल्ड लीडर वाली है, लेकिन घर के भीतर मौजूद ठेकेदार अभी भी फॉल्स नैरेटिव ही घुमा रहे हैं। लोग मोदी को सिलेक्ट कर रहे हैं, विरोधियों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके ठेकेदारों का सियासी इकोसिस्टम 23 में मोदी को हराने के सपने देख रहा है। गुजरात में मोदी को मिली 156 सीटों की मिर्ची मोदी के दुश्मनों को इतनी तेज लगी है कि वो डरपोक वाला टेक्स्ट फिट करके घूम रहा है। कान खोलकर सुन लेने की धमकी दी जा रही है।
मोदी मैजिक की तुलना अब प्रियंका के मैजिक से होने लगी है। रिवर्स ऑर्डर में अपनी सहूलियत के मुताबिक स्क्रिप्ट लिखकर मोदी पर प्रहार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी को बदनाम करने का ठेका लेके बैठे ये ठेकेदार इंडिया में ही एक्टिव है। विदेश में बैठे कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो अभी से राहुल के लिए 24 वाली पिच तैयार करने में लगे हैं। मसलन अरब न्यूज की हेडलाइन पढ़िए, ऊपर लिखा मोदी की पार्टी ने गुजरात में क्लीन स्वीप कर लिया, नीचे लिखा 2024 के नेशनल वोट में जीत मोदी के लिए केक वॉक नहीं होगा। वॉशिंगटन पोस्ट को पढ़िए, पहली लाइन में एक राज्य में जीत की खबर, दूसरी में हार की खबर और मोदी को ही बता डाला लूजर। विदेशों में बैठे ये ठेकेदार एंटी मोदी लाइन लेंथ कैसे पकड़ते हैं, इसका सबूत कांग्रेस की टाइमलाइन पर है। मोदी जीत रहे हैं, मोदी के दुश्मन इतना क्यों भयभीत हो रहे हैं? चलिए एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाते हैं। किसी भी लीडर के फेवर में रिजल्ट तभी आता है जब वो लीडर लोगों के बीच पॉपुलर होता है, उसका पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और मोदी इस मामले में अपने विरोधियों पर हमेशा 21 साबित हुए हैं। इसे नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर आए कुछ कमेंट्स से समझते हैं। मसलन एक ट्विटर हैंडल ने ऊपर लिखा गुजरात में बीजेपी और नीचे मीम लगाया परमानेंट हूं सर। दूसरे ने भी ऊपर वही टेक्स्ट लिखा और नीचे ये मीम लगाया कि ये मेरा गांव है और मैं यहां का जयकान छिकरे। तीसरे ने लिखा हर बार बीजेपी ही क्यों जीतती है, नीचे मीम लगाया हमारे यहां ऐसा ही होता है। चौथे ने लिखा पूरा भारत गुजरात से क्या कह रहा है, नीचे मीम फिट किया केसरिया तेरा इश्क है पिया। पांचवे ने लिखा नमो इन गुजरात और नीचे मीम लगाया जलवा है हमारा यहां। ये लाइट हार्टेड कमेंट्स उन लोगों के हैं जो ना कभी मोदी से मिले हैं, ना कभी उनकी मोदी से बात हुई है। बावजूद इसके वो गुजरात में मोदी की जीत से खुश हैं। जबकि दूसरी तरफ मोदी को गाली देने वाले ठेकेदारों का वो तबका है जो मोदी की जीत को दरकिनार करके प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करते हैं। एक बार नहीं बार बार करते हैं, रुक रुक कर नहीं नॉन स्टॉप करते हैं। मगर लाख कोशिश करके भी, मोदी को लाख गालियां देकर भी ऐसे ठेकेदार ना तो प्रधानमंत्री को कमजोर कर पाए और ना ही पब्लिक की नजरों में खुद की छवि अच्छी बना पाए। क्योंकि मोदी पर, गुजरात पर, गुजरातियों पर अटैक और अब्यूज का यह धंधा सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आज इसी सोशल मीडिया पर मोदी के एक अचीवमेंट की बात करते हैं। एक ब्रिटिश सोशल मीडिया रिसर्च कंपनी ने 2022 में ट्विटर के 50 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जो नाम पहले पायदान पर है उसे देखकर एजेंडा चलाने वाले ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी 97 के इन्फ्लुएंस स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं। 2021 में मोदी इस लिस्ट में नंबर 2 पर थे। दूसरे पायदान पर अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट हैं जो 97 के ही इन्फ्लुएंस स्कोर के बावजूद मोदी को बीट नहीं कर पाई। तीसरे पायदान पर एलन मस्क हैं जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को टेक ओवर किया है और उनका स्कोर 96 है। चौथे पर म्यूजिशियन कैटी पेरी और 5वें स्थान पर अमेरिकी टेलीविजन होस्ट एलन है। ट्विटर पर सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में मोदी ने बराक ओबामा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल गेट्स, लेडी गागा जैसे बड़े चेहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब लोग पूछेंगे कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को मोदी ने पीछे कैसे छोड़ दिया, इसका जवाब भी है। ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करने वाली कंपनी के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। यूथ से कनेक्ट करने के लिए भी मोदी इस माध्यम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इन युवाओं में एक बड़ा सेगमेंट उन वोटर्स का है जो मोदी को पसंद करते हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ट्विटर पर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 8 करोड़ 49 लाख है और मोदी मोस्ट फॉलोड लीडर भी नहीं है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 13 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बराक ओबामा के हैं, लेकिन ओबामा छठे स्थान पर हैं और मोदी पहले स्थान पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया में मोदी ही सबसे फेवरेट क्यों हैं। पाकिस्तान जैसा देश भी मोदी की तारीफ करते क्यों नहीं थक रहा, इंडिया इंडिया ही क्यों कर रहा है। यार आप मुझे ये बताओ, क्या आप इंडिया की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं? करते हैं क्यों? क्या आप इंडिया की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। क्यों आप इंडिया की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं? सब करते हैं, हम भी करते हैं साथ में। किस बात से करते हैं? एज अ नेशन। क्या आप इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेबर्स हैं हमारे, राइवल्स हैं बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या वजूहत है? कोई रीज़न नहीं है, उन्हें बस कम्प्लेक्स है और शौर की कमी है बस। वो हमारे नेबर हैं और अच्छे नेबर हैं बस। आप इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं एज अ पाकिस्तानी? किसका? इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं एज अ नहीं पाकिस्तानी? चाहिए, जाहिर है वो भी मतलब इंसान है, हमें करने चाहिए। हमें अच्छा, जो लोग नहीं करते हमें भी करना चाहिए। जो लोग नहीं करते, जो पाकिस्तानी नहीं उनको मैं चाहता हूँ कि वो भी करे। करते, पाकिस्तानी क्या इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? करते हैं। ये आप पाकिस्तानी होते हुए, एक अच्छे पाकिस्तानी होते हुए बताइएगा कि क्या आप इंडिया को लाइक करते हैं या नहीं? बहुत लाइक करता हूँ। वजह क्या है लाइक करने की? अच्छे लोग हैं। बताइए भाई, आप करते हो या नहीं? जी करते हैं हम। गाइस आप देखें, मैं जिसके पास मर्जी चला जाऊं वो यही कहेगा कि भाई मैं जरूर लाइक करता हूं। साहब मुझे ये एक सवाल का जवाब दें, आप पाकिस्तानी होते हुए क्या आप इंडिया को लाइक करते हो या नहीं? करना चाहिए। पाकिस्तानी होते हुए क्या आप इंडियंस को लाइक करते हो या नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। नहीं करना चाहिए नहीं, आप बताओ आप करते हो या नहीं? करते हैं। आप एक पाकिस्तानी होते हुए क्या आप इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं? बिल्कुल करते हैं। दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है, इंडिया की ताकत बढ़ रही है और यही बात हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधी ठेकेदारों को बिल्कुल नहीं पच रही। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोदी की तारीफें हो रही हैं। 24 में मोदी ही वापस आने वाले हैं, इसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान जैसे देश में होने लगी है। गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो है, 20 सीटें से भी कम जो है, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो है वो लूज की हैं। तो कितना ज्यादा होल्ड है और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। ये अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा आपको। मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर ही दोहरा देता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है, वजीर आजम मोदी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर और अपनी अवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहां खड़े हुए हैं। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। जबकि इस तरफ यानी इंडिया में बैठे ठेकेदार कभी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का हिसाब किताब मांग रहे हैं, कभी देश बिक रहा है वाला फर्जी टैक्स घुमा रहे हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, मोदी को बदनाम करो, हर रोज नई नई कहानी गढ़ो। और इस साजिश के पीछे 2024 वाला बहुत बड़ा गेम प्लान है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और मोदी विरोधी हो, आप इस वक्त किसी की भी टाइमलाइन पर मोदी और 2024 वाला टेक्स्ट सर्च कर लीजिए, हर जगह यह जरूर मिलेगा कि 24 में मोदी को हटाना है। लेकिन विरोधी जिस पिच पर बैटिंग करने की कोशिश में है, उस पिच पर मोदी लगातार 2 टर्म से सेंचुरी ही मार रहे हैं। और गुजरात में जीत के बाद अब मोदी 80% नहीं 100% रिजल्ट चाहते हैं। ऐसा क्यों है यह भी समझ लीजिए। गुजरात के चुनाव में इस बार मोदी का करिश्मा एक बड़ा फैक्टर था। एक पोस्ट पोल स्टडी के मुताबिक गुजरात के 56% लोगों ने
मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया, यानी करीब आधे से ज्यादा गुजरात मोदी के साथ था। इसी स्टडी के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। जिन लोगों के लिए इस बार महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, उसमें से भी 50% लोगों ने मोदी को ही चुना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि गुजरात के 36% लोग चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी को सिलेक्ट कर चुके थे। 50% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट मिनट मोदी के नाम पर मुहर लगाई, रिस्क नहीं उठाया। मोदी को हर तबके का वोट मिला। 62% अपर कास्ट, 64% पाटीदार, 53% आदिवासी, 44% दलित, 46% क्षत्रिय और 14% मुसलमान। हर कास्ट में, हर धर्म में मोदी लहर ही चली। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। सोचिए, जब 182 सीटों वाले गुजरात में मोदी का मैजिक इतने ग्रैंड स्केल पर चला, पब्लिक ने आंख मूंद कर मोदी पर भरोसा जताया, तो फिर 24 में मोदी को कितनी बड़ी जीत मिलेगी। मोदी विरोधियों को यह बात अच्छी तरह पता है कि 23 और 24 में मोदी से मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए वो अलग अलग लेवल पर सोशल मीडिया पर अपने ठेकेदारों को अभी से एक्टिव कर चुके हैं। लेकिन 24 से पहले जो हिंट मिल रहे हैं वो मोदी के फेवर में ही हैं। ट्विटर पर सबसे प्रभावशाली भी नरेंद्र मोदी ही हैं और वोटर्स की पहली पसंद भी मोदी ही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण का निमंत्रण देंगे। गुजरात की नई सरकार 12 दिसंबर को शपथ लेगी। नरेंद्र मोदी खुद गांधीनगर जाएंगे। बीजेपी की पूरी टॉप टीम गांधीनगर में मौजूद रहेगी। लेकिन खबर मोदी का गांधीनगर जाना नहीं है। और हम मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी की एक ऐसी टीम की जो 2023 में भी चुनाव लड़ेगी, जो 2024 में भी चुनाव लड़ेगी और 2024 के आगे भी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में मोदी ने ऐसी कौन सी टीम बनाई जिसका प्रयोग वो आगे के 25 सालों तक करेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के नतीजे बताते हैं, मोदी ही मैटर करते हैं। मोदी जिसको चुनते हैं उसको मोदी जिताते भी हैं। ये बातें हवा हवाई नहीं है। गुजरात में ये प्रयोग सफल हुआ है। इसलिए मोदी अब हर स्टेट में गुजरात मॉडल लाएंगे। 2024 ही नहीं, 2047 तक मोदी कमल खिलाएंगे। आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। क्या है मोदी का 25 साल का प्लान? क्या है मोदी का गुजरात मॉडल?
क्या है केजरीवाल से लड़ने की मोदी की तैयारी? राहुल को परास्त करने का क्या प्लान बनाया है? गुजरात में कौन है मोदी की ड्रीम 11? नरेंद्र मोदी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? मोदी को ड्रीम 11 पर भरोसा क्यों है? दरअसल मोदी का गुजरात मॉडल विकास की राजनीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, युवा सोच, महिला शक्ति, गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी सशक्तिकरण पर खड़ा है। मोदी ने इसी ताकत के बदौलत गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई, जिसको मोदी के ड्रीम 11 ने इंप्लीमेंट किया। मोदी अगर 25 साल की बात करते हैं तो उस वर्ल्ड कप की बात करते हैं जिसे वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। मोदी ने गुजरात में जो टीम बनाई है उसके चीफ सेलेक्टर वही हैं। गुजरात में भी कैप्टन भूपेंद्र पटेल को मोदी ने ही बनाया। मोदी ने भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चुना, उसकी वजह भी जान लीजिए। भूपेंद्र पटेल न शोर शराबा, न डायलॉग बाजी, न ही ज्यादा खुद का प्रचार, सीधा मोदी सरकार और अपने काम को गुजरात के दिलों में उतारा, जिसका नतीजा बम्पर जीत के तौर पर सामने आया। बीजेपी के बाकी नेताओं से भूपेंद्र पटेल एकदम अलग हैं। चमक दमक से दूर रहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, कैमरे के सामने आने से बचते हैं। उनकी मिडिल क्लास वाली छवि है, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं और नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। माननीय नरेंद्रभाईના નેતૃત્વને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભરોસાને ગુજરાતે ફરીથી માનनीय નરેન્દ્રભાઈની જે વિકાસની રાજનીતિ છે એની ઉપર ગુજરાતની જનતાએ ફરી મોહર લગાડી છે। मोदी को गुजरात मॉडल पर भरोसा क्यों है? उसकी वजह है गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल जैसे प्लेयर, जो 156 की जीत के सूत्रधार बने। सीआर पाटिल डायनेमिक, इंप्रेसिव और बेहद कैलकुलेटिव हैं। संगठन के तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। संगठन विस्तार और संचालन में माहिर हैं। कैसे लोगों की नाराजगी दूर करनी है, इसमें महारत हासिल है इनको। कैसे सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है, ये भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। आम जनता से सीधे कनेक्टेड हैं। विपक्ष के तेज तर्रार नेताओं को जोड़ लेने में माहिर हैं। कोरोना काल के दौरान इन्होंने बीजेपी कार्यालय को मदद के लिए खोल दिया था। इनोवेशन करना जानते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं और सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव। सीआर पाटिल के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की गुजरात में जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी की 150 से कम सीटें आई तो वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और अगर 120 से कम सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब अगर नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का प्लान है तो ये मानना होगा कि उनके पास हर स्टेट में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जैसे लोग मौजूद हैं। मोदी की टीम गुजरात के ड्रीम 11 का तीसरा चेहरा है गृह मंत्री हर्ष सांघवी। भूपेंद्र पटेल ने हर्ष सांघवी को गृह मंत्री बनाया था। हर्ष अपने काम पर खरे उतरे। मोदी, शाह और भूपेंद्र पटेल के चहेते हैं सांघवी। गृह मंत्री रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जबरदस्त काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परफॉर्मेंस की वजह से इनकी अच्छी छवि बनी। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाना, इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ना, विरोधियों पर बेहद आक्रामक रहे हैं। गुजरात की जनता ने चुनाव खुद के हाथों में ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही थी और गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास रचा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जीत मिली है, इतनी अप्रत्याशित जीत मिली है। जब हमने देखा इतनी बड़ी जब जीत मिलती है तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो क्या रवैया रहेगा बीजेपी का? अब क्या देख ले, पिछले 27 साल से यही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अदा करता है। ये 5 साल यही जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक लोगों के साथ मिलके जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में साथ में रह के कामगिरी करेगा। और गुजरात के विकास में जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसे मतलब ये कन्वर्ट कैसे हुए वोट इतने सारे? मतलब हमने देखा इस बार रेबल फैक्टर था, काफी विरोध भी था अंदर, ये सब कैसे एकदम ध्वस्त हो गए? देखिए, ये जो गुजरात तोड़ो वाला जो प्रोपोगंडा था वो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया और गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा था। जब गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ेगी तो रिजल्ट तो यही आने वाला था।
अब गुजरात की जनता ने आप लोगों को चुन के भी भेज दिया है। पिछली सरकार में आप मंत्री थे और हमने देखा काफ़ी अच्छी तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी निर्वहन किया है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा 27 साल की महज उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मजूरा विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया था। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम सीखने का हमेशा प्रयत्न किया है। आने वाले 5 साल भी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर काम सीखने का प्रयत्न करूँ। तो आप बोल बता रहे हैं, क्या अपेक्षाएं क्या है, मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? कार्यकर्ता को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने से ज़्यादा बड़ी अपेक्षा कुछ नहीं होती है। गुजरात में 156 सीटें आई तो जीत की इस इमारत में प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर का पसीना भी लगा। मोदी के ड्रीम 11 के ओपनर बैट्समैन रत्नाकर ने बीजेपी के लिए एक मजबूत पिच तैयार की। मोदी इन्हें गुजरात में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए लाए थे। बिहार चुनाव में इनका काम देखकर गुजरात लाया गया। संगठन के जबरदस्त अनुभव के बाद प्रमोट किया गया। गुजरात आकर ये तमाम जिलों में घूमे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और वहीं पर सलूशन देना शुरू किया। सीआर पाटिल के प्लान को इम्प्लीमेंट किया। गुजरात में बीजेपी ने बड़े ही सोच समझकर अपने प्लेयर्स को जिम्मेदारी दी, जिसमें प्रदीप सिंह बाघेला की भूमिका भी बहुत जबरदस्त सामने आई है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह बाघेला नरेंद्र मोदी अमित शाह के चहेते हैं। इनकी खासियत इनके शार्पनेस, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी है। इन्होंने अध्यक्ष सीआर पाटिल के प्लान को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। एक और नाम है भरत बोगरा। भरत बोगरा सौराष्ट्र के नेता हैं। मोदी की ड्रीम 11 में ये भी आते हैं। सौराष्ट्र में बीजेपी ने अगर इस बार जबरदस्त रिजल्ट दिया है तो उसमें बोगरा की अहम भूमिका है। बोगरा टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर भी पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा है मोदी का गुजरात मॉडल। दूसरी पार्टियों से तुलना करें तो हिमाचल में कांग्रेस ने जीत भले हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किच-किच ने पार्टी के भीतर के असंतोष को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मोदी के 25 साल के प्लान में ऐसे लोगों की जगह नहीं है और यही बीजेपी की जीत का मंत्र है। मोदी की टीम गुजरात में शंकर चौधरी का नाम भी शुमार है। शंकर चौधरी ओबीसी नेता हैं। उत्तर गुजरात में काफी काम किया, अपनी सीट पर लगे रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना इनकी यूएसपी है। मोदी के विजन को समझने में माहिर हैं। अगला चेहरा अल्पेश ठाकुर हैं, क्षत्रिय ठाकुर सेना के मुखिया। कांग्रेस से आए तो बीजेपी के लिए बड़ा वोट लेकर आए। इस चुनाव में बड़ी मात्रा में ठाकुर वोट को बीजेपी को ट्रांसफर कराया। खुद के पास इनका बड़ा वोट बैंक है। प्रशांत कोराट, युवा बीजेपी के अध्यक्ष, चुनाव से पहले सबसे ज्यादा गुजरात में काम किया। बूथ तक बीजेपी के वोटर्स को लाने में बड़ी भूमिका निभाई। भार्गव भट्ट, संघ के पुराने स्वयं सेवक, मध्य गुजरात पर जबरदस्त पकड़ है। लोगों के बीच बहुत काम किया। गुजरात में जीत के मास्टरमाइंड पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं। मोदी की ड्रीम 11 का सबसे मजबूत गुजराती चेहरा। बस इतना समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम रूपाला की सभाओं की डिमांड थी। गुजरात में मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर बनकर सामने आए। रूपाला जबरदस्त भाषण देते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में कहा जाता है कि जब वराछा में बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ी नाराजगी थी, उस वक्त बीजेपी के नेता वराछा जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन उस वक्त पुरुषोत्तम रूपाला ने वहां पर एक बड़ी सभा करके पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में विरोधियों पर बहुत ज्यादा आक्रामक है और मोदी के गुजरात मॉडल में ऐसे ही तेज तर्रार नेता भरे पड़े हैं। गुजरात में प्रयोग सफल हुआ और बीजेपी के ग्राउंड लेवल वर्कर की फौज गुजरात में मोदी के पास मौजूद है और मोदी की यही ताकत है जिसके दम पर वो अगले 25 साल की बात कर रहे हैं। 40 विधायकों की डील करने में कांग्रेस ने 48 घंटे लगा दिया। आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम के लिए फाइनल कर दिया गया है। रानी प्रतिभा सिंह को बनाने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल की राजनीति से जो हवा आ रही है उसमें यह इंतजाम ज्यादा दिन तक चलता दिख नहीं रहा। वीरभद्र सिंह के परिवार को इस फैसले के बाद बहुत समझौता करना पड़ रहा है। विक्रमादित्य डिप्टी भी नहीं बन रहे हैं। ब्राह्मण नेता मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। सीएम ठाकुर और डिप्टी ब्राह्मण के फॉर्मूले पर कांग्रेस ने पहाड़ में दाव लगाया है। बीजेपी 1% से कम वोटों से चुनाव हारी है। उसके पास बहुमत से सिर्फ 6 विधायक कम है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह के पास 14 वफादार विधायक हैं। पहाड़ के सियासी रास्तों में अब आगे कैसे कैसे खतरनाक मोड़ आ सकते हैं, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं।
हिमाचल प्रदेश के नए सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। नादौन से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के सीएम की कमान सौंप दी गई। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान किया गया। सीएम पद के लिए सेलेक्ट होने के साथ ही सुक्खू थोड़ा इमोशनल हो गए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने सुक्खू को गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। वहीं हरौली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम होंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब सुक्खू और अग्निहोत्री का स्वागत किया जा रहा था, उस वक्त एक और शख्सियत मौजूद थी जिसने सीएम पद पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी थी। वो हैं वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह ने भारी मन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से गुलदस्ता स्वीकार किया। सुक्खू के नाम के ऐलान के साथ ही हिमाचल कांग्रेस में सीएम के सिलेक्शन पर डेडलॉक भी खत्म हो गया। लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि कांग्रेस में सीएम चुनना उतना आसान क्यों नहीं होता। पहला रिएक्शन, आपका एक रिएक्शन। आप खुश हैं, आप सीएम हैं, आप हिमाचल प्रदेश का चेहरा है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जीवन मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को आज मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ने नियुक्त किया है। छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। छात्र जीवन में मुझे राजीव गांधी जी ने एनएसयू का राज्य का अध्यक्ष बनाया। युवा काल में आया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और आज मुझे जब मैं अधेड़ उम्र में आया तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और आज मुझे श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी ने एक आम परिवार के कार्यकर्ता को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर दी है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। मेरा भी समय है, मैं आपसे समारोह कब होगा? कल होगा? कल। मुकेश अग्निहोत्री का डिप्टी सीएम है अभी? जी है। अभी कह रहे थे उन्होंने नाम उनका वापस तो नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोई नई और बड़ी बात नहीं कही। ऐसे मौकों पर जो पॉलिटिकल डेकोरम होता है, वही सारी बातें सुक्खू के फर्स्ट रिएक्शन में सुनने को मिली। सीएम पद की रेस में पिछड़ चुकी प्रतिभा सिंह ने भी नपा तुला बयान दिया। रानी साहिबा ने कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। चाहेंगे, नाम अनाउंस कर दिया गया है, सुखविंदर जी को बनाया गया है सीएम। हाईकमांड ने जो डिसाइड किया उसको हम मानते हैं, सर्वप्रिय मानते हैं जी, और एक्सेप्ट करते हैं जी। That's all। आपका नाम भी काफी चर्चा में था, आपके समर्थक अब तक लगातार नारे लगा रहे थे। वो रखा गया हाईकमांड के समान, जो उन्होंने फैसला किया वो हमें मानना है। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो है अभी प्रतिभा सिंह यहाँ से निकल रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसे वो मानती हैं, उससे वो संतुष्ट हैं, उससे वो खुश हैं। और जो भी जो कार्यकर्ता जहां तक अब तक जो विरोध कर रहे थे, उसको लेकर इनका कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो सभी ने माना है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो खुश हैं जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया है, उस पर कहना है कि वो संतुष्ट हैं और पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो ठीक लिया है। कांग्रेस के जिन पर्यवेक्षकों को पिछले 48 घंटे से कुछ सूझ नहीं रहा था, वो भी अब खुश नजर आ रहे हैं। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं, जो कैसे चलेगा आपका राज्य? बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। और हाईकमान का डिसीजन है, हाईकमान का डिसीजन, हाईकमान का डिसीजन जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान पे छोड़ता। और भी जो है सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया, कैसा अब राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज्य चलेगा, मिलकर चलेगा सब। हिमाचल में सीएम पर सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन यह फैसला लेने में कांग्रेस को 48 घंटे का वक्त लग गया।
नारेबाजी, हंगामा, हुड़दंग और काफी खींचतान के बाद हिमाचल सीएम के नाम का ऐलान हो सका। सीएम की कुर्सी तक पहुंचना सुक्खू के लिए आसान नहीं था। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग जबरदस्त तरीके से लड़ी जा रही थी। कोई किसी से पीछे न रह जाए, इसलिए हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा था। हिमाचल चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले 2 दिनों तक सीएम के दावेदारों के बीच रस्साकशी चलती रही। कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल सीएम का सेहरा जरूर पहना दिया, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सीएम पद पर अपना मजबूत दावा करने वाली प्रतिभा के समर्थक बेकाबू हो रहे थे। प्रतिभा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले प्रतिभा सिंह अपनी कार से विधानसभा भवन पहुंची। कार में बैठी प्रतिभा काफी उदास लग रही थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और अभी अभी यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर विधानसभा में पहुंच रही हैं। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार प्रतिभा सिंह के फेवर में नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रतिभा सिंह के फेवर में यहाँ पर लगातार नारेबाजी विधानसभा पर की जा रही है और अब प्रतिभा सिंह जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर आगे आप देख सकते हैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई हैं और अब वो सीधा विधानसभा के अंदर जा रही हैं। ऑब्जर्वर जो है वो भी विधानसभा पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है वो यहां पर की जाएगी, जिसमें जो नाम है वो अनाउंस जो है वो कर दिया जाएगा। अट्ठावन साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू यंग है, एनर्जेटिक है। 5 बार विधायक चुने गए। इस बार नादौन सीट से बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को हराकर असेंबली पहुंचे हैं। हिमाचल कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं, पंजाबी बैकग्राउंड से हैं और सबसे बड़ी बात राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि रानी साहिबा प्रतिभा सिंह की दावेदारी क्यों कमजोर पड़ गई। एक बात यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद है। मंडी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का इलाका है। जयराम ठाकुर के सीएम रहते प्रतिभा सिंह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची। ऐसे में अगर प्रतिभा सिंह सीएम बनती तो उन्हें सांसद का पद छोड़ना पड़ता और मंडी सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता। फिर मंडी की जीत कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट बन जाती। इसीलिए लाख शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रतिभा सिंह की सीएम पद पर दावेदारी काम नहीं आई। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के एक्शन में फर्क कैसे साफ साफ दिखता है। गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ आए। गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला तो हिमाचल में पब्लिक ने कांग्रेस को चुना, लेकिन सीएम के सिलेक्शन में कांग्रेस के पसीने छूट गए। गुजरात में 156 विधायकों को अपना नेता चुनना था और हिमाचल में सिर्फ 40 को। दोनों जगह से जो तस्वीरें आई वो दोनों पार्टियों के वर्क कल्चर को साफ साफ दिखाती हैं। बीजेपी में फैसला मोदी कर चुके थे, ऐलान रैलियों में ही कर दिया था। कांग्रेस में फैसला होना था, यहाँ आलाकमान को कैसे मुंह चिढ़ाया गया सबने देखा। बीजेपी में शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई। भूपेंद्र पटेल बिना किसी शोर शराबे के चुन लिए गए। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की गुटबाजी ने ऑब्जर्वर की नाक में दम कर दिया। मीटिंग पर मीटिंग हुई, बायकॉट हुए, नारे लगे, शक्ति प्रदर्शन हुआ, कई दावेदार सामने आ गए। हिमाचल सीएम के सिलेक्शन के दौरान कांग्रेस में हुए उठापटक पर बीजेपी ने डायरेक्ट अटैक किया। बीजेपी ने कांग्रेस आला कमान को कठपुतली तक कह दिया। पिछले 2 दिनों से पूरा देश जो है देख रहा है कि किस तरह से हिमाचल के शिमला के सड़कों में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। और ये इसलिए नहीं है, ये सामान्य नहीं है। 2 दिन से जनता देख रही है कि प्रतिभा सिंह क्या बयान कर रहे हैं, सुक्खू क्या बयान कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री क्या बयान कर रहे हैं। एक दूसरे की जो है एक दूसरे का केवल अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे कर्म कर रहे हैं वहां पर। तो जनता तो देख रही है ना। यही हाल आपने पंजाब में देखा था। इनका नेतृत्व कठपुतली हो गया था, बैठक ही कर रहे थे और अंत में क्या हालात हुए पंजाब में जाके इनके।
और इसी तरह से रोज जो है सीएम बदलते थे। एक नवजोत सिद्धू अलग गाली यानी जो अपमान करते थे, अमरिंदर सिंह कुछ और बोलते थे, और वो इनके जो है एक नेता कुछ और बोलते थे, प्रियंका गांधी का कुछ और। तो यही सारा कर्म इनका हुआ। यही हालात जब नेतृत्व कठपुतली होता है कठपुतली होता है तो राजस्थान में हालत होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।